नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं इस समय पत्रिका। मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार हो ही गया। वो मंत्रिमंडल जिसको लेकर पिछले 4 से 5 दिन से बड़ी कवायद चल रही थी। कवायद तो पिछले 1 से 1.5 साल हो गए थे कि इस मंत्रिमंडल विस्तार की बातें कही जा रही थी, मंत्रियों के नाम भी कहे जा रहे थे, लेकिन विस्तार नहीं हो पा रहा था। और अब जब यह माना जाने लगा था कि ये वाला विस्तार भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक से कल मुख्यमंत्री फिर से राजभवन गए और एक औपचारिक चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी और आज सुबह 8:45 पर 3 मंत्रियों ने शपथ ली। पहला गौरीशंकर बिसेन, दूसरा राजेंद्र शुक्ला, तीसरा राहुल लोधी, जिन पर हम पहले भी बता चुके हैं कि इन पर सहमति हो गई थी। इन 3 नामों पर सहमति बनी और इन्हीं को फाइनल कर दिया गया। यही 3 मंत्रियों ने आज शपथ ली। गौरीशंकर बिसेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, लेकिन राहुल लोधी को राज्य मंत्री बनाया गया है। पहली बार के विधायक हैं और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा का जो आखिरी विस्तार था लगभग हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ 1 सीट खाली है। तो उम्मीद नहीं की जा रही कि 1 सीट के लिए भी किसी की दावेदारी होगी या 1 सीट पर भी मंत्री बनाया जाएगा। 1 सीट पर मंत्री क्यों नहीं बनाया, इसके भी पीछे बहुत सारी वजह है कि उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। कैलाश विजयवर्गीय जहां अपने आदमी के लिए अड़ रहे थे, तो वहीं सिंधिया भी किसी ना किसी को चाह रहे थे। और इसके अलावा जो दूसरे गुट है भाजपा के, वो अपना अपना एक दावेदार चाहते थे। संगठन चाहता था कि जब 4 पद है, चारों पर नियुक्ति हो, लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए राजी नहीं हुए। कुल मिलाकर के अगर इसको हम पूरे ओवरऑल घटनाक्रम को कहें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ने तय किया, मुख्यमंत्री ने जो चाहा वो किया। तो जो बातें जो लगातार हो रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमजोर हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पार्टी के भीतर स्वीकार्यता कम है, निर्णय में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ये सब बातें मुझे लगता है कि अगर ये विस्तार देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जो वो तय कर रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है। हाँ, थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन हो वही रहा है जो मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं। इस बात का सीधा सा सबूत है कि मंत्रिमंडल विस्तार में वो जो तीन चेहरों को चाहते थे उनको लेकर के आ गए। हाँ, रामपाल सिंह को भी वो लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उससे पहले उसका रास्ता निकाल दिया। रामपाल सिंह को दीनदयाल अंत्योदय समिति का अध्यक्ष बना करके कैबिनेट मंत्री दर्जा दे दिया। रामपाल सिंह नाराज हो गए और वो अब तक उन्होंने शपथ नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद कल मुख्यमंत्री ने उनको मनाया है, उनको समझाया है और वो आज या कल में शपथ ले लेंगे, यानी कि वो चार्ज ले लेंगे दीनदयाल अंत्योदय समिति का और कैबिनेट मंत्री दर्जा स्वीकार कर लेंगे। कहानी कुछ भी हो, कहानियां कहीं भी जा रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वो छत्रप जो अपने आप को मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा बनाना चाह रहे थे या बड़ा बन रहे थे, वो सब छोटे हुए हैं या दरकिनार किए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका सीमित रही। जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता के तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव में इन्फ्लुएंस करेंगे, बड़े नेता बनकर उभरेंगे, बड़ी राजनीति करेंगे, तो इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन्होंने जितनी भी ताकत दिखाई वो कमजोर रहे। वो रमेश मेंदोला को मंत्री बनवाने में नाकाम रहे। दूसरी बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो उनकी भी भूमिका इसमें ना के बराबर रही। वो जिस तरह के जो लोग चाहते थे उन पर भी कोई सहमति नहीं बनी और उनको आगे नहीं किया गया। बीडी शर्मा को भी यहां नुकसान उठाना पड़ा। वो 4 लोगों की बात कर रहे थे कि चारों पर मंत्री बनाए जाएं, भले ही कोई भी एक और नया मंत्री लाया जाए, लेकिन उस पर भी सीएम राजी नहीं हुए। सीएम चाहते थे कि एक पद रखा जाए, एक पद संभाल करके रखा जाए, खाली रखा जाए, जिससे कि कोई विवाद की स्थिति बने, या कल के दिन कहने के लिए यह भी हो सकता है कि एक पद हमने नहीं भरा। अब ये इसके पीछे जो भी मुख्यमंत्री की रणनीति है ये मुख्यमंत्री जानते होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री ने आखिरी बार मंत्रिमंडल विस्तार करके भी ये साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में सियासत उनके हिसाब से चलती है, चेहरे वो तय करते हैं और चेहरों पर राजनीति भी वही करते हैं। तो इसलिए भाजपा में जो भी अगर उनको थोड़ा भी अगर अंडरएस्टिमेट कर रहा है तो उसको समझ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय एक अलग अंदाज में राजनीति कर रहे हैं और वो वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं और पार्टी भी वही कर रही है जो वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात एक हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इस विस्तार से मिलेगा क्या। इस विस्तार से 3 इलाकों को छूने की कोशिश की गई है। बिंद का इलाका राजेंद्र शुक्ला के जिम्मे है, बुंदेलखंड संभालने की कोशिश राहुल लोधी से की गई है, और बघेलखंड यानी जो जबलपुर के आसपास बालाघाट छिंदवाड़ा वाला जो इलाका है उसको संभालने की कोशिश गौरीशंकर बिसेन से की गई है। गौरीशंकर बिसेन पिछड़ा से आते हैं
और ये पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इनको संतुष्ट करने के लिए इनको पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि उसके पास कोई भूमिका क्या थी ये तो सबको मालूम है कि कोई ऐसी बड़ी भूमिका नहीं रही, लेकिन संतुष्ट करने के लिहाज से उनके पास कैबिनेट मंत्री दर्जा पहले से था। बिसेन साहब के आने से वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि इस बार के चुनाव बहुत सामान्य चुनाव नहीं है जहां पर किसी एक व्यक्ति के कहने या सुनने या उसके समझ से पूरा राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। ठीक यही स्थिति विंध्य में बन रही है। विंध्य में राजेंद्र शुक्ला को आगे करके भाजपा कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, और ब्राह्मण वोटों को साधने का कितना फायदा मिलेगा ये आने वाले चुनाव में समझ में आएगा, और आने वाले चुनाव में ये स्पष्ट दिखाई देगा। माफ कीजिएगा, क्योंकि लड़ाई जो है गौरीशंकर बिसेन अगर पिछड़ा से आते हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी विंध्य में पिछड़ा दांव खेला, कमलेश्वर पटेल को सीडब्ल्यूसी में लिया है। तो कमलेश्वर पटेल भी बड़े नेता बनकर उभरे हैं और गौरीशंकर बिसेन यहां से, तो दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से में ओबीसी वोटों को लाना चाहते हैं। तीसरा नाम राहुल लोधी, उमा भारती के भतीजे हैं, और इसके साथ साथ सियासत में उमा भारती के बारिश के तौर पर उभरे हैं। तो बारिश के तौर पर वो कितनी अपनी भूमिका दिखाएंगे ये तो चुनाव बताएंगे, लेकिन राहुल लोधी के जरिए लोधी वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। सॉरी, राहुल लोधी के सहारे जो लोधी वोटों को साधने की कोशिश है उसके पीछे पूरा समीकरण यही है कि उमा भारती चुनाव में एक्टिव होंगी और बुंदेलखंड के लोधी वोटों पर काम करेंगी, जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हालांकि इस पर अभी संशय है, लेकिन राहुल को मंत्री बनाने से एक नया सवाल खड़ा हो गया है, नया सवाल उठ रहा है कि पहली बार के विधायक को मंत्री बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, और क्या लोधी दूसरे किसी को नहीं बनाया जा सकता था। एक परिवार में बुआ उमा भारती हैं, भतीजा मंत्री है, विधायक है, और उसकी पत्नी यानी राहुल की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है। ठीक इसी तरह से सवाल उठ रहा था कि जब जालम सिंह पटेल का नाम आगे बढ़ाया गया कि प्रहलाद पटेल के भाई है जालम सिंह पटेल को भी लोधी वोट को साधने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहां भी परिवारवाद की बात आई कि भाई उनके भाई कैबिनेट मंत्री माफ करिएगा राज्य मंत्री केंद्र सरकार में है, तो उनको यहां पर मंत्री बना करके कैसे लाया जा सकता है। तो समीकरण सब वही थे, लेकिन अब सवाल यही है कि गौरीशंकर बिसेन जो पिछड़ा से आते हैं, राजेंद्र शुक्ला जो अगड़े को संभालते हैं, और राहुल लोधी जो लोध वोट की सियासत करने का दावा कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में भाजपा को कितना फायदा देंगे। और वाकई क्या यह भी देखने की बात होगी कि क्या एन वक्त पर चेहरे आगे करने से, एन वक्त पर जातियों को कुछ ऑबलाइज करने से, जातियों के कुछ लोगों को ऑबलाइज करने से फायदा मिलता है। यह राजनीतिक तौर पर यहां मध्य प्रदेश में सीखने की बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति थोड़ी सी अलग है। जातियों पर कम यहां संघर्ष है, और जातियों पर यहां चुनाव अमूमन थोड़ा कम होता है दूसरे राज्यों की अपेक्षा। तो यह भाजपा का जो दाव है, भाजपा ने जो आखिरी 1000 घंटे के लिए अपने मंत्री बनाए हैं, वो मंत्री इन 1000 घंटों में अपना क्या परफॉर्मेंस देंगे, क्या भूमिका निभाएंगे, ये भी अभी सवालों में है। अभी उनको पोर्टफोलियो नहीं मिला है, पोर्टफोलियो क्या मिलेगा, कल शाम तक मिलेगा, आज शाम तक मिलेगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी मंत्री बन गए, और मंत्री पद की बधाई तो ले ही सकते। लेकिन अब भाजपा के लिए जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो ये है कि जो लोग रूठे उनको मनाना है, और जो चुनाव में जो इस मंत्रिमंडल विस्तार का फायदा लेना है उस पर पूरा काम करना है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या चीजें बदलती हैं, किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलते हैं। तो आप बने रहिए पत्रिका के साथ, हम फिर मिलेंगे और जानकारी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।